India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं। केंद्र और आरबीआई को हलफनामा दाखिल करने का दिया निर्देश। पूजा स्थल कानून की वैधता पर केंद्र को जवाब 31 अक्टूबर तक देना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अयोध्या फैसला पूजा स्थल कानून की वैधता से संबंधित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर भी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। अदालत ने श्रेया सिंघल फैसले को सख्ती से लागू करने का जारी किया निर्देश। कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अदालत ने पंजाब पुलिस की एफआईआर की रद्द, केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का था आरोप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बेंच को 14 नवंबर 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने भारत सरकार को 31 अक्टूबर 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। अपनी पिछली सुनवाई में अदालत ने भारत सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत का 2019 का फैसला पूजा स्थल अधिनियम की वैधता से संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। केंद्र ने जवाब देने के लिए कोर्ट से और वक्त की मोहलत मांगी। साथ ही अदालत ने सलाहों पर औपचारिक नोटिस जारी किया है। इन याचिकाकर्ताओं को भी 3 पेज का रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। न्यायाधीश सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से पूछा कि आप कब तक जवाब दाखिल करेंगे। इस पर मेहता ने कहा कि 2 हफ्तों में जवाब दाखिल कर देंगे। सीजेआई ललित ने कहा कि ये 1991 का अधिनियम है, ये उस समय के अधिकांश सांसद नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड संसदीय बहस आदि के रूप में है। जवाब में मेहता ने कहा कि फाइल नोटिंग भी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि हाँ, ये प्रश्न राष्ट्रीय महत्व के हैं। अब इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अधिकांश चुनौती स्थानों से जुड़ी हुई है। पीठ ने मेहता से पूछा, क्या 1991 का कानून अयोध्या फैसले में शामिल है? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? तब मेहता ने कहा कि अयोध्या मामले में शीर्ष अदालत का 2019 का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता से संबंधित नहीं है। सीजेआई यूयू ललित ने सभी पक्षों को अपने अपने प्रश्नों की सूची वकील वृंदा ग्रोवर को सौंपने के लिए कहा, जिनका संग्रह और नोटिंग तैयार करके कोर्ट में दाखिल की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार की मांग पर सर्वोच्च अदालत ने जवाब देने के लिए समय प्रदान करते हुए 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सीजेआई ललित ने अपने आदेश पक्षों को 3 पेज का रिटर्न सबमिशन भी दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस मामले में अगर कोई और सवाल हो तो वो भी उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले महीने 14 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा, जिसमें कोर्ट सुनवाई के लिए दिशा निर्देश तय करेगा। गौरतलब हो कि सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं की सुनवाई होनी है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जबकि अन्य कई याचिकाएं बाद में दाखिल हुई।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी किया ताकि केंद्र सभी याचिकाओं में उठाए गए सवाल पर जवाब दाखिल करे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत किसी भी मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और गृह सचिवों को ये सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि सभी लंबित मामलों से धारा 66A का संदर्भ हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रकाशित आईटी अधिनियम BARE एक्ट को पाठकों को पर्याप्त रूप से सूचित करना चाहिए कि धारा 66A को अमान्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के उल्लंघन के मामले में व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाने के निर्देश पारित किए। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ एनजीओ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार में फैसले के बावजूद धारा 66A आईटी अधिनियम लागू होने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को उन राज्यों के मुख्य सचिवों से संपर्क करने के लिए कहा था जहां 2015 में अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत FIR दर्ज की जा रही थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह ऐसे राज्यों पर जल्द से जल्द उपचारात्मक उपाय करने के लिए दबाव डाले। आज की सुनवाई में भारत सरकार की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने धारा 66A के तहत शिकायतों के संबंध में एक अखिल भारतीय स्टेटस रिपोर्ट पेश की और पीठ ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चलता है कि श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में धारा 66A की वैधता के मुद्दे पर इसके बावजूद 2000 के अधिनियम की धारा 66A के प्रावधान पर कई अपराध और आपराधिक कार्रवाई अभी भी परिलक्षित होती है और नागरिक अभी भी अभियोजन का सामना कर रहे हैं। पीठ ने मामले की गंभीरता पर गौर किया और कहा कि ऐसी कार्रवाई सीधे तौर पर श्रेया सिंघल के निर्देशों का उल्लंघन है। 2016 में नोटबंदी की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ऐसे में आपको बता दें कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है और नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए? क्या RBI एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है? नोटबंदी के लिए अलग अलग कानून की जरूरत है या नहीं? जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया, इस प्रक्रिया के पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। अब केंद्र और RBI को जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई हुई। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI से विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। साल 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पर लक्ष्मण रेखा से अवगत है, लेकिन यह तय करने के लिए 2016 के नोटबंदी के फैसले की जांच करनी होगी कि क्या ये मुद्दा केवल अकादमिक अभ्यास बन गया है। जस्टिस नजीर की 5 जजों की पीठ ने कहा कि जब संविधान पीठ के सामने कोई मुद्दा उठता है तो जवाब देना उसका कर्तव्य है। वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमनी ने कहा कि जब तक नोटबंदी पर एक्ट को उचित तरीके से चुनौती नहीं दी जाती, तब तक ये मुद्दा अनिवार्य रूप से अकादमिक रहेगा। विमुद्रीकरण अधिनियम 1978 में कुछ उच्च मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के लिए जनहित में प्रदान करने के लिए पारित किया गया था, ताकि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक पैसों के अवैध ट्रांसफर की जांच की जा सके। मामले की जांच करने की जरूरत है क्योंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शैक्षणिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
मेहता की दलील पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम देवान ने कहा कि वो संवैधानिक पीठ के समय की बर्बादी जैसे शब्दों से हैरान है, क्योंकि पिछली बेंच ने कहा था कि इन मामलों को एक संवैधानिक बेंच के समक्ष रखा जाना चाहिए। एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि यह मुद्दा अकादमिक नहीं है और इसका फैसला शीर्ष अदालत को करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नोटबंदी के लिए संसद के एक अलग एक्ट की जरूरत है। 16 दिसंबर 2016 को तत्कालीन सीजेआई टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटबंदी की वैधता वाली याचिका को 5 न्यायाधीशों की एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के सिलसिले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए कुल 14 लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर उनकी रिहाई और मुआवजे की मांग की है। आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने याचिकाओं की स्थिरता के खिलाफ प्रारंभिक आपत्ति उठाई है और साथ ही साथ उन्होंने ये तर्क दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकांश याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को प्रासंगिक उदाहरणों के प्रति सहित अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए समय दिया, जिन पर वे भरोसा करना चाहते हैं। याचिका में जांच एजेंसी और उनके गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की गई। अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। अदालत के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में शेख गुलफाम हुसैन, अब्दुल्ला मोहसिन खान, मोहम्मद शोएब अब्दुल रब, हबीब असगर जमाली, एमटी वारिस खान, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद जावेर, अब्दुल रब, अब्दुल्ला सलाहुद्दीन, हबीब असगर जमाली और शेख गुलफाम हुसैन है। एफआईआर में विभिन्न व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीएफआई के सदस्य समूह के विभिन्न कार्यालयों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चे को 28 सितंबर को तत्काल प्रभाव से 5 साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था। आतंकवादी संगठनों के साथ उनके कथित संबंधों और आतंकी कृत्यों में कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए केंद्र ने पीएफआई और उसके सहयोगियों रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय इमाम परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45(1) के तहत बीमार या दुर्लभ व्यक्तियों की जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। दोहरी शर्तें हैं कि जब कोई आरोपी पीएमएलए के तहत जमानत के लिए आवेदन करता है तो लोक अभियोजन को उसका विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और यदि अदालत जमानत देने पर विचार कर रही है तो उसके लिए ये मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि वे व्यक्ति दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। हालांकि प्रावधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो बीमार या कमजोर है उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। पीएमएलए के उद्देश्यों और तर्कों के बयान पर गौर करने के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने जमानत आवेदन पर एक आदेश में कहा है कि जमानत देने के लिए शामिल प्रावधान 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों, महिला या बीमार और दुर्लभ के लिए छूट की विधायी मंशा को दर्शाता है। अदालत ने गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विधायिका ने इन श्रेणियों के लिए अपवाद तैयार किया। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले तर्क दिया था कि आवश्यक परीक्षण यह है कि क्या हिरासत में आवेदक ऐसी स्थिति से पीड़ित है जिसे जेल से संबोधित नहीं किया जा सकता। जस्टिस सिंह ने शक्ति भोग लोन फ्रॉड मामले में आपको बता दें कि ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में देवकी नंदन गर्ग को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। एर्नाकुलम में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केरल के पत्थानामथिट्टा के एंथलोर गांव में मानव बलि मामले में 3 आरोपी मोहम्मद
शफी उर्फ रशीद, भगवल सिंह और लैला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जून और सितंबर के महीनों में 2 महिला लॉटरी विक्रेताओं का अपहरण, हत्या और कर्मकांड के तहत दफनाया गया था। महिलाओं में से एक का जून में कलाडी से अपहरण कर लिया गया, जबकि दूसरी कदवंथरा से लापता हो गई, जिसके बाद 26 सितंबर को मामला दर्ज किया गया। 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं एर्नाकुलम की रहने वाली थीं। यह आरोप लगाया जाता है कि शफी ने दंपति को मानव बलि के लिए जाने के लिए राजी किया, जबकि ये दावा किया कि इससे उन्हें समृद्धि मिलेगी। ये भी आरोप है कि आरोपी शफी आदतन अपराधी है और उसने दंपति को अत्याचार करने के लिए राजी किया। आरोपी शफी पर यह भी आरोप है कि उसने अपहरण की योजना पर आगे बढ़ने से पहले पीड़ितों की वित्तीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा। ये भी आरोप लगाया गया कि महिलाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए अंगों को आरोपी व्यक्तियों द्वारा समृद्धि के लिए पकाया और खाया जाता है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया और राज्य किस ओर जा रहा है ये भी बताया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर पंजाब पुलिस की एफआईआर को रद्द कर दिया। कुमार विश्वास पर पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसी साल 12 अप्रैल को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के मामले के साथ ही रूपनगर में मामला दर्ज किया गया था। उन पर धर्म और नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगाया गया था। कुमार विश्वास ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले पर न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ सुनवाई कर रही थी। याचिका में कानून की प्रक्रिया के सरासर दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था और इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया था। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान को लेकर कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और उन पर पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ था। विश्वास पर आरोप था कि उन्होंने केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे। पंजाब के रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की चिंता वक्फों की सुरक्षा के बारे में होनी चाहिए, न कि अन्य सार्वजनिक ट्रस्टों के बारे में। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने महाराष्ट्र स्टेट ऑफ वक्फ सहित 57 एसएलपी ने बेंच पर विचार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की। वक्फ बोर्ड का सार्वजनिक ट्रस्ट पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जुलाई में न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सहमत हो गया है कि क्या इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित प्रत्येक धर्मार्थ ट्रस्ट अनिवार्य रूप से बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 और वक्फ अधिनियम 1995 की रूपरेखा और वक्फ है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए भारत के पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल बड़े पैमाने पर प्रस्तुतियां दी। हाईकोर्ट ने अपेक्षित निर्णय में वक्फ अधिनियम 1950 के तहत वक्फ के शामिल होने तक सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों पर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 को लागू करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के लिए असंभव है कि वे रजिस्टर्ड वक्फ सहित मुस्लिम पब्लिक ट्रस्टों की निगरानी जारी रखने के लिए चैरिटी कमिश्नर को अधिकार क्षेत्र दें। वक्फ अधिनियम 1950 में वक्फ की परिभाषा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 की तुलना में व्यापक है। वेणुगोपाल ने सुनवाई की शुरुआत में इस बात पर प्रकाश डाला कि वक्फ अधिनियम 1995 क्यों लागू है और क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि अधिनियम ने 1954 में अधिनियम को निरस्त कर दिया और वक्फ के बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियमित किया है। अधिनियम वक्फ और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और पर्यवेक्षण से संबंधित पूर्ण कोड है। उस सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इस मुद्दे पर निपटाने के लिए अधिनियम के तहत प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। इसीलिए पहले बोर्ड द्वारा पहचान की जाएगी। यदि बोर्ड का निर्णय विवादित है तो सिविल कोर्ट द्वारा पहचान की जाएगी। ये भी बताया कि वक्फ का बहुत बड़ा वर्ग वक्फ की परिभाषा के अनुसार
बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट 1950 की परिभाषा के अंदर शामिल नहीं है। वक्फ एक्ट 1954 से अलग है। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ का समावेश बोर्ड के सदस्यों की वर्तमान संख्या 2 है, वे सर्वेक्षण रिपोर्ट खराब है और अंतिम पैरा 2 है। जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम पर बोलता है, ये ऐसे निष्कर्ष हैं जिनसे हमें निपटना है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.